पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में पाकिस्तान मिलिट्री की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कॉलोनी के एक घर में 10 फरवरी 2026 की सुबह जब उस घर का नौकर अपने बड़े साहब के कमरे में उन्हें नाश्ता देने के लिए जाता है तो उस कमरे के बाथरूम का सीन देखकर वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उस बाथरूम का जो बाथटब था वो टूटा हुआ था और एक शख्स जिसका सिर पूरी तरीके से लहूलुहान था वो फर्श पर बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में पड़ा हुआ था। अब जैसे ही ये खबर बाहर निकलती है तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाती है। इसके साथ ही जब इसके बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पता चलता है तो उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का ही कोई एजेंट था। लेकिन आखिर वो शख्स कौन था और उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको ठिकाने लगाने के लिए पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली उस कॉलोनी में भी इतना बड़ा रिस्क उठाकर रॉ एजेंट घुसते हैं और उस शख्स को ठिकाने लगाते हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दरअसल जिस शख्स के बारे में वीडियो की शुरुआत में बात हो रही थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी का पूर्व चीफ कमर जावेद बाजवा था। नवंबर 2022 में पाकिस्तान आर्मी चीफ के पद से रिटायर होने के बाद बाजवा रावलपिंडी के ही अपने घर में रहता था, लेकिन जिस घर में वो रहता था वो घर पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर वाली कॉलोनी में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगहों में बना हुआ था। वहां पर हर वक्त पाकिस्तान आर्मी के जवानों का पहरा रहता था। बिना इजाजत के कोई किसी भी घर में नहीं घुस सकता था, लेकिन कुछ लोग थे जो किसी भी हालत में जिस घर में बाजवा रहता था उस घर में कैसे भी करके घुसना चाहते थे, क्योंकि टारगेट था वो उसी घर में था और टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद बाजवा ही था। और जो लोग बाजवा को अपना टारगेट मानकर किसी भी हालत में उस घर में घुसना चाहते थे वो लोग कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अंडरकवर एजेंट थे। नवंबर 2022 में रिटायर होने के बाद रॉ ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन बाजवा तक पहुंचना पहले के जितना ही मुश्किल था। हालांकि जब बाजवा पाकिस्तान आर्मी का चीफ था उस वक्त तो रॉ को भी यह पता था कि बाजवा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही रॉ को यह भी पता था कि अगर आर्मी चीफ के पद पर रहते हुए उसके साथ कुछ किया गया तो फिर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2022 में बाजवा अपने आर्मी चीफ वाले पद से रिटायर होता है तो रिटायर होने के अगले दिन से ही रॉ ने पाकिस्तान में अपने उस सीक्रेट ऑपरेशन और उस ऑपरेशन से जुड़े हुए अपने सीक्रेट एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिस ऑपरेशन का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी हालत में कमर जावेद बाजवा को जहन्नुम का रास्ता दिखाना है। लेकिन लगातार 2 सालों तक कोशिश करने के बाद भी जब रॉ एजेंट्स को कोई सफलता नहीं मिली तो फिर सरहद के इस पार बैठा हुआ एक शख्स अपना दिमाग घुमाता है, क्योंकि उस शख्स को पाकिस्तान की सरजमीन के चप्पे चप्पे के बारे में पूरी जानकारी थी और इस चीज के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो शख्स खुद कई सालों तक पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट रह चुका था और जिस वक्त पाकिस्तान में बाजवा को मौत के मुंह में धकेलने वाला रॉ का यह ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त वो शख्स भारत में NSA बनकर बैठा हुआ था। यानी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। अजीत डोभाल शुरू से ही इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि एजेंट्स को काफी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो फिर उन्होंने अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट किया। जिस वक्त वो खुद पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट थे उन्होंने उस वक्त के अपने कुछ लोगों से किसी तरह कांटेक्ट करके बाजवा तक पहुंचने का कुछ जुगाड़ लगाना शुरू किया और फिर काफी दिनों की मॉनिटरिंग के बाद रॉ को पता चलता है कि जिस घर में बाजवा रहता था उस घर में एक डॉक्टर हर हफ्ते बाजवा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए जाती थी। अब जैसे ही रॉ को इस बारे में पता चलता है तो उसे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि बाजवा के घर में घुसने का इसके अलावा और इससे अच्छा और कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी वजह से जो डॉक्टर बाजवा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए आती थी सबसे पहले उसकी डिटेल्स खंगाली जाती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में थी और उस तक अपनी पहुंच कैसे बनाई जा सकती है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक मिलिट्री हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, लेकिन डिटेल्स खंगालने पर सामने आता है कि जिस मिलिट्री हॉस्पिटल में वो डॉक्टर काम कर रही थी
उसके वहां पर काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा गफला था। इसके बाद रॉ एजेंट्स को यह पता करने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि उस डॉक्टर लेडी का पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर के साथ अफेयर था, जिसके साथ हर 2-4 दिन के बाद रातें रंगीन करने के लिए वो खुद उस पॉलिटिकल लीडर के घर तक जाया करती थी, क्योंकि उस पॉलिटिकल लीडर की अप्रोच की वजह से ही उस मामूली सी डॉक्टर को पाकिस्तान के मिलिट्री हॉस्पिटल में नौकरी मिली थी। और यही से रॉ को उस डॉक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी हाथ लगती है। इसके बाद रॉ के एक लोकल एजेंट को एक्टिवेट किया जाता है, जो एक रसोइया बनकर किसी तरीके से उस पॉलिटिकल लीडर के घर में दाखिल हो जाता है। इसके बाद वो एजेंट कई बार उस डॉक्टर लेडी को उस आदमी के घर में आते जाते हुए देखता है, और हर बार वो ये चीज नोटिस करता है कि वो डॉक्टर लगभग शाम के टाइम पर उस शख्स के घर पर आती थी और फिर सुबह के लगभग 6 से 7 बजे के आसपास वापस निकल जाया करती थी। ऐसे में कुछ हफ्तों की निगरानी के बाद एक दिन मौका पाकर वो एजेंट उस कमरे के अंदर कुछ सीक्रेट माइक्रो कैमरास इंस्टॉल कर देता है। जिस कमरे के अंदर उस पॉलिटिकल लीडर और उस डॉक्टर लेडी की रातें रंगीन होती थीं, फिर कुछ ही हफ्तों के बाद उस डॉक्टर लेडी की कई ऐसी वीडियोस रॉ के हाथों लग चुकी थीं, जिन वीडियोस के जरिए उस डॉक्टर को ब्लैकमेल किया जा सकता था। और इसके बाद होता भी यही है, उस डॉक्टर के मोबाइल पर एक छोटा सा मैसेज और उसके साथ में एक डेमो वीडियो भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर पूरी तरीके से हक्की बक्की रह जाती हैं और फिर वो रॉ के इशारों पर एक कठपुतली की तरह नाचने लगती है, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि अगर वो वीडियो पब्लिकली वायरल हो गई तो न सिर्फ उसका करियर खराब होगा, बल्कि जिस पॉलिटिकल लीडर के साथ उसका अफेयर चल रहा था वो अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए उस डॉक्टर को जान से भी मरवा देगा। इसके बाद रॉ के द्वारा उस डॉक्टर लेडी को एक सुनसान जगह पर बुलाया जाता है और फिर एक एजेंट उसे शुरू से लेकर एंड तक की सारी कहानी समझा देता है। इसके बाद वो दिन आता है जब रॉ की पिछले लगभग 3 सालों की मेहनत कामयाब होती है। अगले हफ्ते ही उस डॉक्टर को बाजवा की मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए उसके घर पर जाना था, लेकिन इस बार वो डॉक्टर अकेली नहीं जाती है, बल्कि उसके साथ में उसकी एक हेल्पर नर्स भी जाती है। और इस दौरान उस डॉक्टर के द्वारा बाजवा को जानबूझकर कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिनसे उसकी हल्की फुल्की तबीयत खराब रहने लगती है। इन सब चीजों में लगभग 2 से 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 2 से 3 महीनों में उस डॉक्टर के साथ वो नर्स हर हफ्ते बाजवा के घर पर जाती थी, जिसकी वजह से अब सभी लोग उस नर्स को भी जानने लग गए थे। लेकिन वो नर्स कोई नर्स नहीं थी, बल्कि रॉ की एक सीक्रेट एजेंट थी। अब क्योंकि बाजवा लगातार वही दवाइयां खा रहा था जिनकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, तो फिर जब तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब रहने लगी तो उस लेडी डॉक्टर के द्वारा बाजवा को यह सलाह दी जाती है कि वो अपनी नर्स को उसके घर पर हर वक्त उनका ख्याल रखने के लिए छोड़ सकती है। कभी भी अगर तबीयत ऊपर नीचे हुई तो नर्स के घर में रहने की वजह से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, और बाजवा वो उसकी फैमिली में रहने वाले लोग भी उस लेडी डॉक्टर की इस बात को मान जाते हैं। जिसके बाद रॉ की वो एजेंट अब उस घर में ही रहने लगी थी, जिस घर में उसकी आंखों के सामने हर वक्त उसका टारगेट रहता था। लेकिन रॉ ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि घर में घुसते ही टारगेट को खत्म करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे एजेंट के पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसी वजह से जानबूझकर कुछ दिनों का इंतजार किया जाता है, ताकि उस नर्स का, जो कि एक्चुअल में रॉ की एक एजेंट थी, उसका उस घर के लोगों से थोड़ा फ्रेंडली माहौल बन जाए। साथ ही वो जब चाहे तब घर में आ सके और जब चाहे तब घर से बाहर जा सके, ताकि जब टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाए तो एजेंट बड़ी ही आसानी से उस घर से बाहर निकल सके। घर से बाहर निकलने के बाद उसे एक सेफ जगह पर पहुंचाने की या फिर वापस सरहद के इस पार लाने की पूरी जिम्मेदारी रॉ के बाकी एजेंट्स की थी। इसके बाद फिर वो दिन आता है जब अजीत डोभाल के इशारे पर रॉ द्वारा बाजवा की मौत की तारीख तय की जाती है। दरअसल रॉ को पता चलता है कि 9 फरवरी को बाजवा के घर में एक पार्टी है और उस पार्टी में काफी सारे लोग आने वाले हैं। ऐसे में घर के अंदर शोर शराबे का माहौल रहेगा और घर के बाकी के लोगों का ध्यान भी इधर उधर भटका हुआ होगा। ऐसे में लगभग 1 हफ्ते पहले से ही बाजवा की मेडिसिन का डोज बढ़ा दिया जाता है, ताकि 9 फरवरी के आते आते उसकी तबीयत थोड़ी जरूरत से ज्यादा ही खराब रहे, जिसकी वजह से वो पार्टी में कम और अपने बेडरूम में ज्यादा रहे। और रॉ की ये तकनीक काम भी कर जाती है। जिस दिन पार्टी होनी थी उसके 1 दिन पहले ही बाजवा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वो उस दिन सुबह से ही अपने कमरे के अंदर बेड पर पड़ा पड़ा सिर्फ आराम कर रहा था
और ये चीज होने की वजह से बाजवा की फैमिली के लोगों ने उस नर्स को ये साफ साफ कह दिया था कि तुम एक पल के लिए भी इनको छोड़कर बाहर नहीं आओगी। और यही तो वो नर्स और सरहद के इस पार बैठे हुए रॉ के अफसर चाहते थे कि जब पार्टी चलती रहे तो बाजवा के पास उस नर्स के अलावा और कोई भी ना रहे। इसके बाद 9 फरवरी की रात को 10 से 11 बजे तक मेहमान लोगों का आना शुरू हो गया था और रात के 12 बजते बजते पार्टी अपने लेवल तक पहुंच चुकी थी, यानी कि बाहर म्यूजिक और बाकी की चीजों का शोर हो रहा था। ऐसे में बंद दरवाजे के अंदर उस कमरे में जो कुछ भी होने वाला था उसका शोर किसी भी हालत में बाहर किसी को भी सुनाई नहीं देने वाला था। फिर रात के लगभग 1 बजे के आसपास जब बाजवा टॉयलेट करने के लिए बाथरूम के अंदर जाता है तो उसके बेडरूम के अंदर ही सोफे पर बैठी हुई वो नर्स एक गहरी लंबी सांस लेती है और फिर उसके पीछे पीछे बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही बाजवा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो पीछे पलट कर देखता है तो इससे पहले कि वो कुछ सोच या समझ पाता, रॉ की उस एजेंट के द्वारा उसे एक जोरदार धक्का दिया जाता है। अचानक से धक्का लगने की वजह से बाजवा अपने आप को संभाल नहीं पाता है और धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर पड़ता है। लेकिन नीचे गिरते वक्त उसका सिर बाथरूम के बाथटब से इतनी जोर से टकराता है कि उस टक्कर की वजह से बाथटब का एक कोना भी टूट गया था और उसके कुछ टुकड़े बाजवा के सिर में घुस चुके थे। लेकिन ये चीज होने के बाद रॉ की उस एजेंट के द्वारा बाजवा को हाथ भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जिस तरह की चोट उसके सिर पर लगी थी उसको देखकर ही वो ये अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अब उसका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगले 2 घंटे तक उसको संभालने के लिए कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आने वाला था और 2 घंटे में खून बहने की वजह से इसकी मौत पक्की है। यही सोचकर वो नर्स पार्टी के बीच सभी लोगों से नजरें चुराते हुए किसी तरीके से उस घर से बाहर निकल जाती है। हालांकि घर के अंदर तो वो किसी की भी नजरों में नहीं आती हैं, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलती हैं तो बाहर गली में घर की सिक्योरिटी में लगे हुए एक पाकिस्तान आर्मी के जवान के द्वारा उसे रोका जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो इतनी रात को कहां जा रही है। लेकिन किसी तरीके से सिचुएशन को संभालते हुए वो एजेंट उससे कहती हैं कि रात के वक्त साहब को एक मेडिसिन देनी होती है जो आज खत्म हो गई है। ऐसे में डॉक्टर साहब बाहर मोड़ पर आकर मुझे वो मेडिसिन देने आ रही हैं। मैं थोड़ी ही देर में उसे लेकर वापस आ रही हूँ। ये बात कहने पर गार्ड के द्वारा उसे जाने दिया जाता है, लेकिन बाहर मोड़ पर कोई डॉक्टर नहीं बल्कि रॉ के ही कुछ एजेंट्स एक वैन को लेकर खड़े हुए थे जो कि उसके लिए बैकअप एजेंट थे। ऐसे में जैसे ही वो लड़की वैन के अंदर बैठती है तो फिर वो वैन सिर्फ बाजवा के उस घर से ही नहीं बल्कि सुबह होने तक रावलपिंडी शहर से भी बाहर निकल चुकी थी। और ताज्जुब वाली बात यह थी कि उस रात बाजवा के घर वालों ने भी उसे सुबह तक संभाला नहीं था। वो तो उस घर का नौकर ही उसे नाश्ता देने के लिए सुबह उसके कमरे में गया तो इस हादसे के बारे में पता चला। हालांकि इस खबर के बारे में सभी लोगों को पता चलने पर और उस नर्स के गायब होने पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को यह तो कंफर्म हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे रॉ के ही एजेंट थे। लेकिन फिर अपनी ही नाकामी को छुपाने के लिए बाहर मीडिया में यही कहा जाता है कि बाजवा पैर फिसलने की वजह से बाथरूम में गिर गए थे और गिरते वक्त उनके सिर पर चोट लग गई। लेकिन फिर अगले ही दिन शाम होते होते रॉ तक ये खबर पहुंचती है कि बाजवा मरा नहीं है बल्कि उसको बेहोशी वाली हालत में रावलपिंडी के ही मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उसकी सर्जरी चल रही है। अब रॉ ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि मिलिट्री हॉस्पिटल तक फिर से बाजवा के पास पहुंच पाना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज होने के बाद उसकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया होगा। लेकिन अब भी रॉ के पास एक ऐसा एसिड बचा हुआ था जिसको काम में लेकर इस बार पूरी तरीके से वो अपने मिशन को अंजाम दे सकती थी। लेकिन उस एसिड को बाहर निकालने के बजाय रॉ ने उसे अंडरग्राउंड करवा दिया था, क्योंकि वो एसिड और कोई नहीं बल्कि वही लेडी डॉक्टर थी जिसके साथ रॉ की वो एजेंट नर्स बनकर बाजवा के घर में गई थी। लेकिन ये चीज होने के बाद रॉ को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि आज नहीं तो कल ISI उस डॉक्टर तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो नर्स बाजवा के घर से गायब हुई थी वो उसी के साथ आई थी। ऐसे में लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए रॉ के ही एक सीक्रेट हाउस में उस डॉक्टर को अंडरग्राउंड रखा जाता है। लेकिन उधर ISI भी इस बात को बाहर किसी को भी नहीं बताती है कि उसे उस डॉक्टर की तलाश है।
क्योंकि बाहर तो सब लोगों को यही बताया गया था कि बाजवा तो बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से गिरा है। इसके बाद जब मामला हल्का फुल्का ठंडा हो गया तो फिर से रॉ के द्वारा एक तारीख चुनी जाती है और वो तारीख थी 27 मार्च 2026। रात के लगभग 2 बजे रावलपिंडी के उसी मिलिट्री हॉस्पिटल के गेट के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें से वही लेडी डॉक्टर उतरती हैं जो इतने दिनों से अंडरग्राउंड थी। रात के 2 बजे तक हॉस्पिटल के जितने भी सीनियर डॉक्टर थे वो भी अपने अपने घर जा चुके थे। ऐसे में उस लेडी डॉक्टर को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उसके गायब रहने के बारे में सिर्फ वहां के सीनियर डॉक्टर्स को ही पता था और जो बाजवा की सिक्योरिटी में पाकिस्तान आर्मी के जवान लगे हुए थे वो भी रात के 2 बजे के आसपास में थोड़े ढीले पड़े हुए थे। ऐसे में जैसे ही वो डॉक्टर उस आईसीयू वार्ड में घुसने लगती हैं तो पहले तो एक जवान के द्वारा उसे रोका जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना उस मिलिट्री हॉस्पिटल वाला आईडी कार्ड दिखाती हैं तो एक डॉक्टर होने के नाते उसे अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन उस डॉक्टर के बारे में सिक्योरिटी में लगे हुए उस पाकिस्तान आर्मी के जवान को कुछ भी नहीं पता था। ऐसे में वार्ड के जिस कमरे में बाजवा वेंटिलेटर पर बेहोशी वाली हालत में पड़ा हुआ था, वहां जाते ही वो लेडी डॉक्टर अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकालती है और पहले से जो ड्रिप लगी हुई थी उसमें उस इंजेक्शन को डाल देती है। लेकिन वो इंजेक्शन कोई ऐसा वैसा इंजेक्शन नहीं था, बल्कि वो एक स्लो पॉइजन वाला इंजेक्शन था जो कि लगभग 4 से 5 घंटे में ही अपना असर दिखा देता था। उस लेडी डॉक्टर का काम इतना ही था। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाते ही वो फटाफट उस आईसीयू वार्ड से बाहर निकलती हैं और हॉस्पिटल के बाहर आकर सड़क के किनारे खड़ी हुई उसी कार में वापस बैठती हैं और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। उसके अगले दिन 28 मार्च 2026 को पाकिस्तान के द्वारा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है कि उनके पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही ये खबर सरहद के इस पार हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुंचती है तो रॉ के ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। हालांकि मैं जानता हूं कि अब इन सब बातों को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा कि आखिर भारत की खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को क्यों मारना चाहती थी। तो इस चीज का जवाब ये है कि बाजवा के पाकिस्तान में आर्मी चीफ रहने के दौरान हिंदुस्तान में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए थे जिनको पाकिस्तान आर्मी ने ही सपोर्ट किया था। हर आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान आर्मी का ही हाथ था और उस सारी प्लानिंग का हेड उस वक्त और कोई नहीं बल्कि बाजवा ही हुआ करता था। चाहे फिर वो 2018 में इंडियन आर्मी के कैंप पर हुआ हमला हो, 14 फरवरी 2019 को हुआ पुलवामा अटैक हो, या फिर कश्मीर घाटी में आम नागरिकों और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर की गई हत्याएं हों, इन सब के पीछे बाजवा का ही हाथ था। इसी वजह से उसको उसके किए हुए कर्मों की सजा देना बहुत जरूरी था।